हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आपको इसमें मिलने वाला है पूरे बैच में, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा, साथ ही में कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर्स से रिलेट कर सकते हो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं उनका डिस्कशन यहाँ पे होगा, एंड साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दो फीचर्स ये हैं। पहला तो ये, अगर आपको इन सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो आपको विजिट करना हमारे चैनल पर। लेकिन अगर आपको इन वीडियोस के साथ साथ इसके फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, एंड साथ ही में आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा जो एप्लीकेशन है उस पे जो पेड बैच है वहां पर ज्वाइन होना है, जहाँ पर डेली क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पर, साथ ही में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी सब्जेक्ट्स आपकी कवर होंगे, या साथ ही में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज है, उनका डिस्कशन होगा। एंड पूरा कंटेंट आपका बायलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, और बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना है, रवि स्टडी ऐप, एंड वहाँ पे जो 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू बैच है उसको आपको परचेज करना है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एल नीनो ये किस महासागर में विकसित होता है? तो एल नीनो की बात करें, ये विकसित होता है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस टर्म में अगर हम बात करें तो एल नीनो, ला नीना, ये सभी सिचुएशन, ये सभी टर्म्स जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ रही हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एल नीनो, तो ये कहाँ पर विकसित होता है? ये विकसित होता है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में। अब ये क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है क्या, पैसिफिक ओशियन। अब मैप से हम समझते हैं, तो ये आपका मैप है जहाँ पे हमने नॉर्मल कंडीशन और एल नीनो की कंडीशन को समझाया हुआ है। तो ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है एशिया, एंड ये है ऑस्ट्रेलिया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि साउथ अमेरिका की जो ये कोस्टल लाइन है, यहाँ पर गर्म पानी होता है। गर्म पानी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो वार्म्स ओशन करंट यहाँ से फ्लो करती है, जिसकी वजह से जो आसपास का पानी है वो गर्म हो जाता है। अब पानी जब यहाँ से इधर की तरफ फ्लो करता है बाय द एक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, तो ट्रेड विंड्स की हेल्प से जो पानी है साउथ अमेरिका के कोस्ट का, जो कि गर्म पानी है, वो यहाँ से इधर की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो जब यहाँ से वो ट्रांसफर होता है, तो साथ ही में जो मॉनसूनल विंड्स है वो भी अपने साथ में लेके जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जब इधर ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, एंड यहाँ पे जो नीचे का ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर बनता है, यहाँ का गर्म पानी इधर पहुंचा, एंड नीचे का ठंडा पानी ये ऊपर आता है, एंड साथ ही में जो मॉनसूनल विंड्स है वो भी इधर की तरफ ही फ्लो करते हैं बाय द एक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। अब ये नॉर्मल कंडीशन है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन है आपका इंडिया एशिया वाला, यहाँ पे बारिश होती है जो कि काफी बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल कंडीशन। बट बट अगर हम बात करें एल नीनो वाली कंडीशन, तो एल नीनो में क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स जो आपके यहाँ पे मॉनसूनल विंड्स को लेके जा रही है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग्स नहीं होती हैं। साथ ही में जो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा होता है, तो जो इधर जाना होना, जिसको इधर जाना चाहिए वो इधर नहीं जा पाता, तो वो इधर की तरफ ही वापस, मतलब इसका रिवर्स आप समझ सकते हो, ये इधर ही जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मॉनसूनल विंड्स इधर जानी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होनी थी, वो नहीं हो पाती, एंड यहाँ पे सूखा यानी कि ड्रोट ये यहाँ पे पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफी भारी मात्रा में जो एशिया वाला रीजन है वहाँ पे काफी नुकसान हमें देखने के लिए मिलता है। तो एल नीनो में क्या होगा, अगर एल नीनो होता है उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ की तरफ आपको जो है काफी ज्यादा मात्रा में सूखा देखने के लिए मिलेगा, एंड इधर की तरफ आपको काफी बारिश देखने के लिए मिलेगी। तो ये एल नीनो वाली कंडीशन है, और ये काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। और आजकल जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, तो इसकी वजह से ये जो पूरी सिचुएशन है एल नीनो ला नीना, ये काफी फ्रिक्वेंट होती जा रही है। पहले तो ये था कि ये भाई 2 से 7 सालों के बीच में हमें देखने के लिए मिलती थी, बट अभी क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। अब ये तो है एल नीनो, ठीक है। एंड इसको हिंदी में अगर हम सॉरी अगर हम इसको स्पेनिश में अगर हम बात करें, तो कई बार पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है क्राइस्ट
चाइल्ड, ठीक है। तो क्राइस्ट चाइल्ड इसको कहते हैं स्पेनिश में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड इसका अपोजिट ये होता है ला नीना। ला नीना में क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे तो हो रहा है क्या, सूखा, बट ला नीना में यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में बारिश होती है। अब ये तो नॉर्मल बारिश होती है, बट जब बहुत ही एक्सेस अमाउंट में बारिश होती है और यहाँ पे फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो उसी चीज को कहते हैं ला नीना, ठीक है। तो ये एल नीनो, ला नीना एंड नॉर्मल कंडीशन हमने यहाँ पे समझा दी है। काफी बेसिक लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया, आई होप आपको चीज समझ में आई होंगी। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो पूरा कंडीशन है वो कहाँ पर हो रही है, पैसिफिक ओशन में। लेकिन लेकिन इसके अलावा जो आसपास का जो आपका ये अटलांटिक ओशन है ना, वहां पर भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। वहां पे जो तूफान वगैरह बनने होते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं अगर एल नीनो वाली सिचुएशन होती है, और अगर होती है ला नीना तो उसमें बहुत ज्यादा सिचुएशन वहां पे बन वो सॉरी बहुत ज्यादा जो है तूफान वहां पे बनते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गरीबी, अर्थशास्त्र ने गरीबों को कैसे त्याग दिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। इंग्लिश में बात करें, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर। इस बुक को किसने लिखा है, तो इस बुक को लिखा है मेघनाथ देसाई ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 2023 में 2023 में इस बुक को पब्लिश किया जाता है। राइटर कौन है, मेघनाथ देसाई। और इस बुक में लिखा है किस चीज के बारे में, जो 18th सेंचुरी के एंडिंग से लेकर अभी तक कैसे अर्थशास्त्र के अनुशासन ने जो गरीबों हैं, गरीबों के हितों को कैसे छीना है, कैसे उसको नजरअंदाज किया है, उस सब चीजों के बारे में इस बुक में मेंशन है। बट आपको सिर्फ इसका राइटर का नाम ध्यान रखना है, दैट अगर आपसे पूछे कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गरीबी या फिर पॉलिटिकल द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस बुक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के गठन के संबंध में सुरक्षा वॉल्व से जो सिद्धांत है उससे सबसे ज्यादा कौन जुड़ा हुआ है। तो सुरक्षा वॉल्व से जो सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं वो कौन है, आउट ऑफ दीज ऑप्शन, तो वो होंगे एओ ह्यूम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एओ ह्यूम की बात करें तो ये वही है जिन्होंने आईएनसी की स्थापना में काफी महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया था। आईएनसी की फॉर्मेशन कब होती है, 1885 में, और जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो ये काफी ज्यादा योगदान यहाँ पर देते हैं। और एओ ह्यूम की बात करें तो एक रिटायर्ड सिविल सेवक थे, ठीक है। तो रिटायर्ड सिविल पर्सन थे जो ब्रिटिश आर्मी के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, रिटायर्ड पर्सन थे एओ ह्यूम। और इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे निभाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में, जो कि होती है 1885 में। और उस समय में अगर हम आपसे पूछे कि जब आईएनसी बनती है तब कौन गवर्नर था इंडिया में, तो उस टाइम पे गवर्नर था कौन, या फिर वाइसराय कौन था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो याद रहेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन होते हैं 1885 में, किसकी हेल्प से, एओ ह्यूम की हेल्प से। एंड इसमें जो वाइसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन था। एंड सुरक्षा बल से कौन सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह ये किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो काजी सिंह और भीमा नायक ये दोनों ही काफी फेमस भील नेताओं में गिने जाते हैं। एंड इन्हीं के नेतृत्व में जो भील विद्रोह है वो कब हुआ था, 1818 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 1818 में कौन सा विद्रोह होता है, भील विद्रोह। दो जो सबसे फेमस यहाँ के नेता हैं दैट इज काजी सिंह और भीमा नायक, इन दोनों का ही नाम आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा विद्रोह था वो कहाँ के एरिया में हो रहा था, ये जो पहले तो आपको ध्यान रखने की आदिवासी विद्रोह था। और ये जो आपका खानदेश वाला क्षेत्र है जो आज के समय में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाई करता है, वहीं पर ये पूरा विद्रोह हो रहा था 1818 में, काजी सिंह और भीमा नायक के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1937 में प्रस्तावित वर्धा बेसिक शिक्षा योजना से कौन सबसे ज्यादा मतलब विचार जुड़ा हुआ है, या फिर कौन सा आंदोलन या फिर कौन सा विचार जुड़ा हुआ है। तो वर्धा बेसिक शिक्षा योजना की बात करें, यानी कि वर्धा स्कीम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, तो इससे सबसे ज्यादा जो जुड़ा हुआ है वो कौन है, नई तालीम या फिर बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। तो नई तालीम और बेसिक एजुकेशन इसको आपको रिलेट करना है किससे, वर्धा बेसिक शिक्षा योजना से। एंड ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1937, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और यहाँ पे नेता आते हैं दैट इज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी को भी आपको किससे रिलेट करना है, नई तालीम या फिर बुनियादी शिक्षा से, ठीक है। ईयर ध्यान रखना है, वर्धा बेसिक शिक्षा योजना आपको ध्यान रखनी है। इसके विचार क्या था, नई शिक्षा यानी कि न्यू एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महात्मा गांधी इनसे जुड़े हुए हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा,
भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किससे जुड़े एक प्रसिद्ध नेता थे? तो भवानी पाठक की बात करें या फिर देवी चौधरानी की बात करें, तो ये दोनों ही जुड़े हुए थे किससे? फकीर और सन्यासी विद्रोह से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। 18th सेंचुरी के अंत में काफी ये फेमस एक विद्रोह हुआ था, दैट इज सन्यासी विद्रोह या फिर फकीर विद्रोह। इन दोनों विद्रोह को आपको ध्यान रखना है। एंड जो जुड़े हुए पर्सन है इनसे कौन है? भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? तो 18th सेंचुरी के अंत में जो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके दमनकारी नीतियों के खिलाफ ये लड़ा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक विद्रोह था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में देखने के लिए मिलते हैं? तो देखिए, वैसे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कई सारे स्टेट्स में या फिर यूटीज में देखने के लिए मिलते हैं, बट अगर हम इन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिंदी में बात करें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे? ये आपको जो आपका ये केरला वाला रीजन है, इसके अलावा जो तमिलनाडु के आसपास वाला रीजन है वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपको ये जो थोड़ा सा महाराष्ट्र वाले रीजन में भी देखने के लिए मिलेगा, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरल में, इसके अलावा असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सभी एरिया में, मेघालय में, यहाँ पर ये पूरा जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा एरिया? दैट इज आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सिक्किम वाले में तो देखिए यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका माउंटेन, ये भी आपका माउंटेन, लेकिन जो ग्रीन वाला है ना ये वाला, दैट इज केरला, कुछ पार्ट्स ये, फिर ये आपका ये वाला कर्नाटका पार्ट, और फिर इसके अलावा ये आपका महाराष्ट्र वाला पार्ट, तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर क्या होगा इसका करेक्ट? दैट इज केरला। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, पेरियार नदी ये किस भारतीय राज्य में बहती है? तो पेरियार जब भी आता है, अगर किसी नेशनल पार्क में या फिर टाइगर रिजर्व में पेरियार आता है, तो आप किससे रिलेट करना है आपको? ये आपको रिलेट करना है अगेन केरला से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो पेरियार नदी कहाँ पर? ये आपका केरला में, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। एंड इसमें पेरियार टाइगर रिजर्व भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, पेरियार नदी कहाँ पर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? दैट इज केरला, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित आंकड़े जारी करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी एजेंसी है जो कि राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत, पूंजी निर्माण, इन सभी से संबंधित जो आंकड़े है वो जारी करती है? तो ये हो जाएगी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। एंड 1956 से ये जो राष्ट्रीय आय है, उपभोग व्यय है, यानी कि जो हमारा नेशनल इनकम है, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर है, सेविंग्स है, कैपिटल फॉर्मेशन है, इन सभी का जो डेटा है वो यहाँ पे क्या करती है? मेंटेन रखती है। एंड नोडल एजेंसी कौन से? दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। और आपको ध्यान रखना है, इसको हम कभी कभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से भी जानते हैं। अगर एनएसओ आता है, सीएसओ आता है, दोनों सेम ही चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने पर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन अब तो नहीं है, अब कौन सा आ गया है इसकी जगह पर? दैट इज नीति आयोग। और इसी में भी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और एट प्रेजेंट कौन है? ये है नरेंद्र मोदी। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, योजना आयोग की, तो इसके भी पहले अध्यक्ष कौन होते? जो कि पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थितियां इसको घोषित करने का अधिकार देता है, निम्न में से कौन सी जो है इसमें से नहीं आती है? तो बात करें 3 इमरजेंसीज की, पहली आपकी कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आता है आर्टिकल 352 में। फिर आता है राष्ट्रपति शासन, दैट इज 356 में। फिर आता है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में। बहुत सिंपल से आप याद रख सकते हो, 352, 4 का गैप दोगे तो 356, फिर 4 का गैप, दैट इज 360। ये आपकी राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। प्रेसिडेंट रूल तो कई बार कई स्टेट्स में लगता रहता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगी है। तो इनमें से कौन सी आपात स्थिति नहीं है हमारे यहाँ पे? दैट इज सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सरकार ने किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था? तो वो कौन सा साल था जब भारत सरकार ने इस जो ये नाम है इसको चेंज किया था? पहले हम इसको जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, बट अब हम इसको जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, और ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज 2021, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजीव गांधी को अब इनसे हटके क्या आ गए हैं? मेजर ध्यानचंद जी, 2021। एंड इस बार 2024 में 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कि इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट नाम है एंड कई एग्जाम्स में इनके नाम पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको, ये है मनु भाकर जो कि बिलोंग करती है शूटिंग से। फिर है ये डी गुकेश जो कि बिलोंग करते हैं कौन से स्पोर्ट से? दैट इज चेस से। फिर आते हैं हरमनप्रीत सिंह जो कि बिलोंग करते हैं किससे? हॉकी से। एंड ये आते हैं कौन? ये है पैरा एथलीट जिनका नाम क्या है? ये हो जाएंगे प्रवीण कुमार। ठीक है, तो चारों प्लेयर के नाम ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर है, डी गुकेश है, हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है। मनु भाकर शूटिंग से बिलोंग करती है, डी गुकेश बिलोंग करते हैं चेस से, हरमनप्रीत सिंह बिलोंग करते हैं हॉकी से, एंड जो प्रवीण कुमार है ये बिलोंग करते हैं पैरा एथलेटिक्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हाई जंप से बेसिकली। ठीक है, तो ये इनके चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय पर्व के अंत को दर्शाता है? तो बीटिंग द रिट्रीट की बात करें तो ये ऑफिशियली डिनोट करता है गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की एंडिंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में जब हम 26 जनवरी मनाते हैं तब आपने देखा होगा इस सेरेमनी को, दैट इज बीटिंग द रिट्रीट, जो कि आपको न्यू दिल्ली का जो विजय चौक है वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरा ये जो पूरी यहाँ पे फेस्टिवल होता है वो 29 जनवरी की शाम में यहाँ पे जो है तब तक ये चलता है। ठीक है, तो देखो बीटिंग द रिट्रीट की बात करें तो बेसिकली गणतंत्र दिवस से आपको रिलेट करना, जो कि हम 26 जनवरी को मनाते हैं। और यह समारोह जो है गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद यानी कि 29 जनवरी की शाम को नई दिल्ली का जो विजय चौक है वहां पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? तो एड्स की फुल फॉर्म होगी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड कौन सी वायरस से ये होती है? तो एक वायरस होता है दैट इज HIV, जिसको फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। इसी की वजह से क्या होता है? एड्स होता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, जिसमें जो आपकी WBCs होती है ना वो मरनी शुरू हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि इंसान की जो प्रतिरोधक क्षमता है वही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये एड्स। एंड एड्स डे हम कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? एड्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम्स के नियम के सही गणितीय रूप को दर्शाता है? तो ओम का जो राइट अगर हम बात करें एक्सप्रेशन है ओम्स के लो का, वो क्या होगा? V इज इक्वल टू IR, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जिसमें V क्या होता है? V होती है आपकी वोल्टेज, I क्या होता है? I होता है करंट, यानी कि हिंदी में कहें तो धारा, और R क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इसके बिहाफ पे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो V है वोल्टेज, I है करंट, और R क्या हो जाएगी? दैट इज यहाँ पे रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। V इज इक्वल टू IR। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, चलो लोको उत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं? तो चलो लोको की फेस्टिवल की बात करें, ये मनता है अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड बेसिकली जो नोक्टे जनजाति के पीपल होते हैं, नोक्टे जनजाति के, वो इस फेस्टिवल को यहाँ पे मनाते हैं, दैट इज चलो लोको फेस्टिवल। ठीक है, एंड ये जो है धान की कटाई के बाद में और जो नई कृषि चक्र की शुरुआत होती है ना उससे पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थात वह जो सभी मानवीय भावनाओं से परे हो। तो जैन शब्द की बात करें इसका मतलब होता है क्या? विजेता या फिर कॉन्कर। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, विजेता या फिर जो जीने वाला होता है तो उसको क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। ठीक है, यानी कि विजेता। एक बार किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, PYQ है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। हालांकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देंगे, बट ये भी पूछ सकते हैं कि जैन धर्म में जो जैन है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्या मतलब होता है? दैट इज विजेता यानी कि कॉन्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा अहिंसक विरोध था?
तो ये कौन-सा अहिंसक विरोध था? 1930 में नमक उत्पादन पर, तो ये हो जाएगा दांडी मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दांडी मार्च से आप रिलेट करना है किसको? महात्मा गांधी जी को। तो ये 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ में एक बहुत ही प्रमुख एक अहिंसक विरोध था, दैट इज़ दांडी मार्च, जिसको हम नमक सत्याग्रह या फिर नमक मार्च के नाम से भी जानते हैं। एंड इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? 12 मार्च 1930 को ये चले थे कहाँ से? साबरमती आश्रम से। एंड ये 6 अप्रैल के आसपास 1930 में ये पहुंचे थे कहाँ पे? दांडी में। ठीक है? जब उन्होंने समुद्री जल से नमक बनाकर इस पूरे जो ब्रिटिश नमक नमक कानून को यहाँ पे तोड़ा था। याद रहेगा अहिंसक विरोध नमक उत्पादन को लेके, दैट इज दांडी मार्च। डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च को ये शुरू होता है 1930 में साबरमती आश्रम से, एंड 6 अप्रैल 1930 को खत्म होता है दांडी में। ठीक है? एंड इसमें महात्मा गांधी जी ने 79 स्वयं सेवकों के साथ में इस पूरे मार्च को लीड किया था। किसके खिलाफ था ये? मतलब जो नमक है उसके खिलाफ था। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? तो साजो त्योहार की बात करें, ये मनता है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है वहीं पर ही साजो फेस्टिवल को मनाया जाता है। बेसिकली ये जनवरी में इसको मनाते हैं। तो याद रहेगा साजो त्योहार कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज छऊ नृत्य। तो मयूरभंज, कई बार ना क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आपको उसी के शब्द से समझ में आएगा कि ये तो शायद इस लोकेशन से हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें मयूरभंज की, तो मयूरभंज आपको कहाँ पर सुनने को मिलता है? उड़ीसा में। ठीक है? तो कहाँ से आपको रिलेट करना है? दैट इज उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। तो मयूरभंज कहाँ से? उड़ीसा से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज ये किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो पंडित बिरजू महाराज की बात करें, आप इनको रिलेट करना है किससे? दैट इज कथक से, ऑप्शन नंबर सी। एंड कथक की बात करें तो ये जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। कितने शास्त्रीय नृत्य हमारे पास में? 8 है। उनमें से एक आता है कौन सा? दैट इज कथक, जो कि फेमस है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है? तो याद रहेगा आपको उत्तर प्रदेश, कथक, एंड किससे रिलेट करना है? पंडित बिरजू महाराज जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय फसल नृत्य है? तो जो बुंदेलखंड वाला रीजन है मध्य प्रदेश में, वहां पर जो फेमस फसल नृत्य है वो कौन सा होगा? दैट इज जवारा, ऑप्शन नंबर सी। तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है, जवारा नृत्य काफी फेमस है वहां पे। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एक ये फसल नृत्य ही है, जब इसको हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखना है। एंड जवार, आप इसको रिलेट करना है जवार फसल जो होते हैं जवार, उससे। तो जवार की फसल की जब कटाई होती है ना, तो उसके बाद में खुशी और समृद्धि के लिए इस पूरे फेस्टिवल को या फिर नृत्य को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कलमकारी चित्रकला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला की बात करें, आप इसको रिलेट करना है किससे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों ही राज्यों से आपको रिलेट करना है किसको? कलमकारी चित्रकला को। कुछ ऐसी चित्रकला होती है ये कलमकारी। ठीक है? तो कलमकारी किससे? आंध्र प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं कई बार बोल रही हूँ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट है, किस चित्रकला का नाम बिहार के जिले के नाम पर रखा गया है? तो बिहार जब भी आप सुनोगे तो आपको एक बहुत ही फेमस पेंटिंग, बहुत ही फेमस चित्रकला, इसका आप अक्सर नाम सुनोगे, दैट इज मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग, अब इसने एक रिकॉर्ड भी यहाँ पे मेंटेन किया था, गिनीज रिकॉर्ड का। काफी बड़ी पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई गई थी। तो इसमें आपको याद रखना है दैट इज बिहार, और बिहार में एक जिला है मधुबनी जिले के नाम से। ठीक है? तो बिहार का जिला मधुबनी, एंड इसी के नाम पर चित्रकला। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, फुलकारी जो भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी की बात करें, बहुत ही फेमस, बहुत ही एक तरीके से एक बहुत ही प्रसिद्ध कढ़ाई है, जो कि आपको मिलेगी कहाँ पे? पंजाब में। अगर गर्ल्स रिलेट कीजिएगा यहाँ पे, अगर आपने ऐसे कभी सूट देखे होंगे जो पंजाबी सूट आते हैं, उसमें आपको ये अक्सर जो कढ़ाई है वो देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है? इसी को कहते हैं फुलकारी कढ़ाई, फुलकारी चित्रकला, या फिर कढ़ाई, सॉरी नॉट चित्रकला, कढ़ाई, जो कि आपको पंजाब में देखने के लिए काफी ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट? तो अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, अगर आपको कोई भी वेबसाइट कोई भी मतलब ई बुक को या फिर हमारी किसी भी पीडीएफ को परचेज करना है, तो उसके लिए आपको विजिट करना हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.ravibooks
pdf.com को। अगर आपको कोई भी बुक हमारी चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट पे, अगर आपको घर पर मंगवाना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। एंड साथ ही में डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर। एंड साथ ही में जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं, अगर आपको उनको इंग्लिश फॉर्मेट में देखना है तो उसके लिए आपको रवि अदिति क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो अब शुरू करते हैं वापस से डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बहस या फिर चर्चा में भाग लेने वाला गैर सदस्य कौन होता है? तो जो लोकसभा की चर्चा में या फिर जो बहस में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है वो कौन होगा? तो आपको ध्यान रखना है वो हो जाएगा यहाँ पे कौन, दैट इज भारत के महान्यायवादी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो ये है भारत के महान्यायवादी, ये भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कहाँ पे, लोकसभा की बहस में। ठीक है, तो याद रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, माउंट लेवरटॉबी लाका-लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो माउंट लेवरटॉबी लाका-लाकी वोल्केनो की बात करें तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको देखने के लिए मिलेगा किस कंट्री में, दैट इज इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इंडोनेशिया में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, माउंट लेवरटॉबी लाकी लाकी ज्वालामुखी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि ये क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ए ऑर्डिनेंस दैट इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कितना हो सकता है? ये हो सकता है 6 महीने और 6 सप्ताह, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 6 मंथ 6 वीक ये पूरा ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम किसी भी अध्यादेश को जारी करने का, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड अध्यादेश ये किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 123 में। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि अध्यादेश का आर्टिकल कौन सा, तो 123। एंड ड्यूरेशन की अगर आपसे पूछे तो 6 महीने 6 सप्ताह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यंग इंडिया पत्रिका की बात करें तो ये आप रिलेट करना किस चीज से, महात्मा गांधी जी से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड आई थिंक ये जो अभी बीपीएससी का 71st एग्जामिनेशन हुआ है ना, बीपीएससी प्री का, तो उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, यंग इंडिया से रिलेटेड कुछ तो था। तो आपको ध्यान रखना है यंग इंडिया पत्रिका किससे रिलेट करना है आपको, महात्मा गांधी से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। काफी फेमस ये बुक है, कौन सी है, दैट इज यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, और ये एक तरीके से साप्ताहिक वो थी, साप्ताहिक पत्रिका थी ये, ठीक है, यंग इंडिया के नाम से। हालांकि बाद में यंग इंडिया के नाम से एक बुक भी लिखी गई है जो कि बताई जाती है लाला लाजपत राय जी के नाम पर, बट अगर हम मोर स्पेसिफिकली पत्रिका की बात करें तो आपको याद रखना है दैट इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर 1990 में अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल इसकी स्थापना की गई थी? तो इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्थापना थी वो की गई थी सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कई बार ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि ये जो सरकारिया कमीशन था, सरकारिया आयोग था, इसका संबंध किससे था? तो उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सरकारिया कमीशन आपको रिलेट करना है किससे, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल या फिर अंतरराज्यीय परिषद से। एंड ईयर आपसे पूछे तो 1990, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का आधुनिक मनु ये कहा जाता है? तो भारत का आधुनिक मनु ये कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत का आधुनिक मनु या फिर मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया ये कहते हैं किसको, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, ठीक है। और ये हमारे संविधान सभा सॉरी हमारे जो भारतीय संविधान है उसके निर्माता भी कहे जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ये कहे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति जी ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश ये जारी कर सकते हैं। आर्टिकल कौन सा है, 123, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए। एंड अधिकतम अवधि मैंने क्या बोली थी, 6 महीने 6 वीक। कई बुक्स में 6 महीने लिखा होता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने 6 वीक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि 6 महीने तो आपको टाइम पूरा मिलता है, लेकिन उसके बाद में 6 महीने जो आपके 6 वीक है ना उसमें रेटिफाई करवाना होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम कितना है, 6 मंथ 6 वीक। ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा ये किस पर्वत श्रृंखला में है? तो जोजिला दर्रा आपको देखने के लिए मिलेगा जो जास्कर श्रृंखला है ना लद्दाख वाले रीजन की, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज जोजिला पास। तो जो कि श्रीनगर को कनेक्ट करता है किससे, लेह से। तो श्रीनगर से लेह जाने वाला ये रास्ता है आपका ये जोजिला पास,
ठीक है, याद रखिएगा। कई बार बच्चे ना सिक्किम से इसको कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है? तो सिक्किम से कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ये आपको रिलेट करना है किससे? बेसिकली लद्दाख, सॉरी, ये आपको रिलेट करना है जास्कर रेंज से, ठीक है? जो लद्दाख की जास्कर रेंज है ना, वहाँ से इसको रिलेट करना है और ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो द्विसदनीय विधायिका विधायिका यानी कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो ये आपको 6 स्टेट्स में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आते हैं भाई-भाई, यूपी, बिहार, तो यूपी, बिहार मिलेगा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तो 4 आपको इधर के मिलेंगे एंड 2 आपको ये स्टेट्स, इन 6 के 6 स्टेट्स में आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर या फिर द्विसदनीय विधायिका देखने के लिए मिलेगी। ये क्वेश्चन इस बार का जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम हुआ ना 2025 में, 6 और 7 सितंबर को एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो नहीं है। तो एक ऑप्शन में वहाँ मेंशन था राजस्थान, तो वो वही नहीं था, ठीक है? तो याद रहेगा कौन-कौन से स्टेट है? पहले तो 2 आपको ध्यान रखना है, भाई-भाई, यूपी, बिहार, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि दोनों इस आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना है ना, तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। इन दोनों का नाम ध्यान रखना है, उसके बाद में महाराष्ट्र और इसके बाद में आपको कर्नाटका, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो एम, के, इसके अलावा यू, बी एंड टी, ए। शॉर्ट ट्रिक अगर आप बनाना चाहो तो तम्बुक करके आप याद रख सकते हो। टी से तेलंगाना, ए से आपका आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, यू से यूपी एंड के से आपका कर्नाटका, राइट? तो क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो ये आपका होगा कौन सा? दैट इज कर्नाटका, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से देवता ओणम त्योहार से जुड़े हैं? तो ओणम त्योहार से जो जुड़े हुए नेता है, सॉरी, देवता है, वो कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे यहाँ पे भगवान विष्णु जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भगवान विष्णु जी का जो वामन अवतार है और राजा महाबली से ये जुड़े हुए हैं ओणम त्योहार के जो देवता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी। एंड ओणम त्योहार ये कहाँ पे मनता है? ये केरला में इसको मनाते हैं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है वो कौन सा ओणम त्योहार का? दैट इज थ्री ओणम। थ्री ओणम करके एक डे आता है जो कि काफी फेमस है, थिरु ओणम, राइट? लिख देती हूँ मैं यहाँ पे थिरु ओणम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, भारत में आयकर अधिनियम ये किस वर्ष में पारित हुआ था? तो आयकर अधिनियम ये पारित हुआ था 1961 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि बहुत पहले से इसका इतिहास चला हुआ आ रहा है। लाइक 1860 में क्या हुआ था कि अधिनियम को वापस लेने के बाद में भारत सरकार में फिर से जो है आयकर को लागू करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। फिर बाद में 1922 में क्या होता है कि एक नींव रखी जाती है आयकर विभाग को लेकर, आयकर अधिनियम को लेकर, एंड देन फाइनली 1961 में क्या होता है, आयकर अधिनियम द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया जाता है। एंड फाइनली अगर हम बात करें जो आज के समय में जो आयकर है, उसको 1961 वाला जो अधिनियम है वही नियंत्रित करता है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे आयकर अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, 1916 का जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता है वो किसके बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? तो काफी फेमस पैक्ट है ये, लखनऊ समझौता पैक्ट या फिर लखनऊ पैक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। 1916 में होता है, किस किस के बीच में? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में किस वर्ष लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ तालीकोट, काफी सारे युद्ध है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इनके ईयर्स काफी इंपॉर्टेंट है, कौन यहाँ पे जीता है, कौन कौन लड़ा था, तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लासी के युद्ध की बात करें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये होता है 1757 में, ठीक है? तो 1757 में होता है क्या आपका ये प्लासी का युद्ध, ठीक है? एंड इसमें अंग्रेजी कंपनी होती है जिसका नेतृत्व करता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी के युद्ध में नेतृत्व करता है कौन? दैट इज सिराज उद दौला, ठीक है? इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, हालांकि जीतता कौन है? जीतता तो ऑफ कोर्स ये अंग्रेजी कंपनी जीतती है, बट कहते हैं ना कि ये थोड़ा बहुत ही इतना अच्छा ये या फिर इतना सक्सेसफुल ये पूरा बैटल नहीं था, क्योंकि काफी साजिशों के कारण ये जीता गया था, ठीक है? तो अगर आपसे पूछे प्लासी का युद्ध, तो ये हुआ था 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी
पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, यानी कि वेस्टर्न घाट से कौन-सी नदी नहीं निकलती है? तो ऑप्शन देखो एंड मैप देखो। देखिए, कावेरी की बात करें, कावेरी कहाँ पर दिखी है आपको? ये रही कावेरी। तो कावेरी यहाँ पे ये पूरा वेस्टर्न घाट है, ठीक है? यहाँ से निकल रही है आपकी कौन-सी रिवर? दैट इज़ कावेरी। फिर बात करें महानदी, तो महानदी है कहाँ पर? दैट इज़ ये रही। क्या ये वेस्टर्न घाट से निकल रही है? नहीं निकल रही है। फिर बात करें गोदावरी, तो ये है गोदावरी, ये देखो कहाँ से निकल रही है ये, ठीक है? तो ये आपकी गोदावरी है। कृष्णा रिवर की बात करें तो ये है आपकी कृष्णा, ये रही, और ये कहाँ से निकल रही है? वेस्टर्न घाट से निकल रही है। तो कुल मिला के गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तो वेस्टर्न घाट से निकल रही है, बट महानदी ये वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, पौष मेला ये निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो पौष मेला की बात करें, ये बनता है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो पौष मेला कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। काफी फेमस, काफी अनोखा ये त्योहार है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव ये किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो भारत का पहला है औद्योगिक नीति प्रस्ताव, ये पारित हुआ था 1948 में, यानी कि 1948 में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड उस समय के जो मंत्री थे, उद्योग मंत्री, दैट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने इस नीति को संसद में पेश किया था, और बाद में स्वतंत्रता के बाद में भारत में औद्योगिक विकास की नींव इसी प्रस्ताव के द्वारा ही रखी गई थी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है? तो सबसे पूर्व में कौन सा, यानी कि सबसे ईस्टर्न में कौन सा स्टेट है हमारा? ये है अरुणाचल प्रदेश। एंड सबसे वेस्ट में, यानी कि पश्चिमी राज्य कौन सा? दैट इज गुजरात। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है? सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। एंड सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो ये गुजरात है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह के आधार पटल के नीचे जो अंकित है सत्यमेव जयते, तो इस ये कहाँ से लिया गया है? तो सच्चे सत्यमेव जयते की बात करें, ये हमने लिया है मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड सत्यमेव जयते इसी का मतलब होता है क्या? सत्य की ही जीत होती है, और ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी धातु के सोना होने या ना होने का निर्धारण करने के लिए आमतौर पर किस अम्ल का उपयोग प्राथमिक परीक्षण के रूप में किया जाता है? तो कोई धातु सोना है या नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए जो यहाँ पे अम्ल इस्तेमाल होता है दैट इज नाइट्रिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एशिया के पहले संगीतकार कौन थे? तो फर्स्ट म्यूजिशियन फ्रॉम एशिया टू बी ऑनर्ड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये कौन हो जाएंगे फॉर द कार्नेटिक म्यूजिक? तो ये होंगे कौन? दैट इज एम एस सुब्बलक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड 1974 में, 1974 में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पे किया गया था, ठीक है? कर्नाटक म्यूजिक यहाँ से इनको रिलेट करना है, एम एस सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें बांटा है? तो ये बांटा गया रैगनार फ्रिश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके द्वारा? रैगनार फ्रिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, जब उसने जो गुजरात राज्य है वहां पे फतेह हासिल करी थी। तो तीन क्वेश्चन बनेंगे, पहला तो ये कि बुलंद दरवाजा ये है कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। एंड क्या, कौन सा स्टेट इन्होंने जीता था जब इसने जो है यहाँ पे इस पूरे बुलंद दरवाजे को बनवाया था? तो ये था गुजरात, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान चाय, जूट और चावल की खेती के लिए काफी लाभदायक है? तो ये होगा नॉर्वेस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिसको कहते हैं हम काल बैसाखी। देखो, काल बैसाखी बेसिकली जो ये चाय और ये जो जूट चावल, इनकी खेती के लिए काफी फेमस एक स्थानीय तूफान है। तो याद रहेगा, दैट इज नॉर्वेस्टर। आप इसको देख सकते हो, नॉर्वेस्टर, एंड जिसको काल बैसाखी के नाम से भी हम जानते हैं। एंड ये कुछ आपकी लोकल विंड्स होते हैं, लाइक लू हो गई। इसके अलावा मैंगो शावर भी काफी फेमस है, केरला में ब्लूज शावर है। लू ये आपके जो यूपी, बिहार और ये जो वाला एरिया होता है ना, पूरा दिल्ली और ये इस सब में आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कौन सा? ये आपका लू, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका,
पृथ्वी और किस पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो कोई पृथ्वी है और किसी पिंड के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द बॉडी की, यानी कि पिंड के भार के। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है? क्योंकि जब आप फॉर्मूला देखोगे ना, लाइक आपका ये F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m उस जो बॉडी है उसका मास है, एंड आर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है? तो इसलिए किस पे डिपेंड कर रहा है मोस्टली? तो ये कर रहा है उसके भार पे, उसके वेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? दैट इज इन दी न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके 50 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अभी लेवल थोड़ा मॉडरेट है, धीरे धीरे क्या होगा, जो लेवल है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है? एंड जितने भी आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी लेक्चर एंड सीरीज कैसी लग रही है तो उसका फीडबैक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो, राइट? अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फर्स्ट वन इज कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत से सबसे अधिक कौन जुड़ा हुआ है? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने पर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे बताओगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। एंड साथ ही में डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि पर, जहाँ पर डेली बेसिस पर 12 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई भी बुक को घर पर मंगवाना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। साथ ही में अगर आपको कोई भी पीडीएफ या नोट्स को परचेज करना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com को। एंड साथ ही में आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, जहाँ पर आपको जीके जिसका बैच मिलेगा, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, साथ ही में जीएस नोट्स आपको मिलेंगे, ई बुक्स आपको मिलेंगे, साथ ही में 25,000 क्वेश्चंस का जीके टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। एंड साथ ही में जितनी भी हमारी वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर उनके नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड साथ ही में आप हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो रवि स्टडी जीके एप्लीकेशन पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।